जी, सभी सभी बस 1 मिनट में जुड़ जाते हैं और हम ये दूसरा जो सेशन है ये हमारा प्रश्नोत्तर के लिए रहेगा। आपको जो भी बातें पूछनी है, प्लीज़ अपने माइक को आप अनम्यूट करेंगे और आप अपनी बात किनसे पूछनी है जो हमारे सम्माननीय जो हमारे वक्ता रहे हैं आप उनसे अपनी बात पूछें। प्लीज़। हमारे साथ आजमगढ़ से सीमा जी हैं। सीमा जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, मेरी आवाज़ पहुँच रही है? जी, 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 जी। हाँ, ठीक है। ये सर से ये पूछना था मुझको, एक तो ये कि जो वो बैट की बात कर रहे हैं कि ये बैट से, चमगादड़ से ये नहीं फैला हुआ है, बल्कि ये एक कुछ कृत्रिम टाइप का है। और जो बैट्स हैं वो हमारे लिए बड़ा यूज़फुल भी चीज़ है और वो फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो क्या इस कोविड में भी बैट की कोई भूमिका हो सकती है? दऊलाल जी, मेरी सुनिए। दऊलाल जी का शायद अभी माइक जो है वो ऑन नहीं हो पाया है। ओके। जी, जी, जी। हेलो। हाँ, अभी दऊलाल जी आ रहे हैं, जस्ट जुड़ रहे हैं। जी। दऊलाल जी, आपका माइक माइक को आप वापस से सही करिएगा। ऑडियो। जी। तब तक हम दूसरे जो हमारे साथ में हैं उनसे भी प्रश्न ले लेते हैं और जैसे दऊलाल जी का माइक ठीक होता है। जी सर। जी, जी जी सर दऊलाल बताइए। जी आप। हाँ, बिल्कुल जी। बताइए सर। जी। आपके लिए प्रश्न ये था, सीमा जी कुछ पूछ रहे। सीमा जी आप ही रिपीट करिएगा उस प्रश्न को। अच्छा, हाँ। नमस्कार सर, काफ़ी अच्छी आपने नमस्कार। जानकारी दी। जी ये बताइए। जानना था कि जैसा कि आपने कहा कि जो बैट्स हैं उनसे या चमगादड़ से ये कोरोना नहीं फैला है, ये भ्रम हम्म, है। और हम्म, जो बैट है वो हमारे पर्यावरण के लिए जो हानिकारक हमारे इंसेक्ट्स होते हैं उनको खत्म करता है और बहुत फ़ायदा पहुँचाता है। तो उसकी पावर जो हम्म, है, उसकी शारीरिक संरचना बहुत अच्छी होती है। तो एक हम्म, प्रश्न ये है कि क्या इस कोविड-19 को रोकने के लिए बैट की कोई भूमिका हो सकती है? क्या वो इसको रोक सकता है? मैडम धन्यवाद इस क्वेश्चन के लिए। और मैं जरूर ये बताना चाहूंगा, जो मैंने बात रखी थी कि बैट्स में एक इसकी शारीरिक क्षमता जो होती है, जो उसकी जैसे मैंने आपको एक हाइबरनेशन एक एग्जांपल के रूप में बोला था कि हाइबरनेशन क्षमता होती है। जरूर वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं और हम लोगों ने भी इसको शेयर किया है कि चमगादड़ जो है उनमें ये 60 जो वायरस होते हैं, मैं कोविड को भी बोलूंगा तो भी गलत नहीं होगा, कोविड 1 जिसको है, वो कोरोना जरूर उसमें मिला है बैट्स के अंदर, लेकिन कोविड सेकंड का कोई भी रेफरेंस नहीं था। लेकिन फिर भी यदि 60 प्रकार के वायरस यदि चमगादड़ में मिले हैं तो उनका चमगादड़ों में क्यों प्रभाव नहीं पड़ता? इसका सबसे बड़ा चीज है उसकी इम्यून सिस्टम, उसकी प्रतिरोधक क्षमता। क्योंकि ये चमगादड़ जो होता है वो पूर्ण रूप से हाइबरनेशन में रहता है, तो यह अपने शरीर के अंदर इतनी कैपेसिटी जो होती है वो डेवलप कर लेता है। और उनके अंदर किसी भी प्रकार का जो इन्फेक्शन जो होता है, वायरल इन्फेक्शन जो होता है, वो नहीं देखने के लिए मिलता। यूएस के अंदर एक बीमारी होती है व्हाइट नोज सिंड्रोम जो होती है, उस बीमारी के अंदर ये देखा गया है कि वो चमगादड़ों को केवल थोड़े रूप से हानि पहुंचाती है उसकी बाह्य त्वचा के रूप में, लेकिन उसकी मृत्यु के लिए हानि नहीं होती। और स्थानांतरित हो जाए तो बहुत रूप से जो है वो प्रभाव डाल सकती है। तो जरूर उसके इम्यून सिस्टम के अंदर ऐसे प्रोटीन्स हैं, ऐसे इम्यूनोग्लोबिन्स हैं जो कोरोना को इनएक्टिव फॉर्म के अंदर लाने के लिए यह कैपेबल हो सकता है। 2018 में एक पेपर जो था वो प्रोटोजेनोमिक्स के अंदर पब्लिश भी हुआ है और आज उसको ही जो कोरोना के अगेंस्ट जो जीनोम या वैक्सीनेशन बनाने के लिए रिवर्स मैकेनिज्म के अंदर उसको ध्यान में रखते हुए उसी पेपर को रखा गया है कि वैक्सीन बनाते समय ऐसे जीनोम का फॉर्मेशन किया जाए जो बैट्स के अंदर बनने वाले जो इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं उनका फॉर्मेशन करे, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रतिरोधक क्षमता ला सके। मैं इसी साथ में एक जरूर बात ऐड करना चाहूंगा, कोरोना का इलाज वैक्सीन नहीं है सर। किसी भी सूरत में कोरोना का इलाज वैक्सीनेशन नहीं होगा। यदि वैक्सीन आ भी जाएगी तो क्या हम 130 करोड़ भारतीयों के साथ में इसको इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे? ये इम्पॉसिबल है।
कोरोना का इलाज जो है वो मात्र और मात्र हर्ड इम्यूनिटी जिसको हम बोलते हैं, पूरा का पूरा जो समूह होता है उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता जो है वो लाने पर ही हमारे पूरा जो मानव समुदाय है वो बच सकता है। जी बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। हमारे साथ में बिहार गोपालगंज से कृपा शंकर जी हैं। कृपा शंकर जी, पर्यावरण और इसके संबंध में हमारे जो मोहन सिंघल साहब ने और दवलाल जी ने और अनिल जी ने जो बातें करी, आप इसमें अपनी ओर से कुछ बातें जो जोड़ना चाहें। कृपा शंकर जी, रेडियो रिमझिम गोपालगंज, आप अपने माइक को अनम्यूट करिएगा कृपा शंकर जी। हेलो। हाँ बोलिएगा। हाँ सर, मेरी आवाज पहुंच रही बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल सही पहुंच रही है कृपा शंकर जी। सबसे पहले FCRS के महासचिव मिस्टर DP सिंह जी को रेडियो रिमझिम के तरफ से मैं नमस्कार करता हूँ। साथ में जितने भी इसमें डॉक्टर साहब हैं या विशेषज्ञ हैं या हमारे सामुदायिक रेडियो स्टेशन के यूपी, बिहार, उड़ीसा के जितने भी लोग हैं, उन सबको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यह एक बहुत अच्छी पहल है। पूरे भारत को जोड़ के मिस्टर DP सिंह जी ने सबके क्षेत्र का इस महामारी के समय में जो प्रतिवेदन लिया, इसके लिए मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, हजारों सालों से चाइना में कुत्ता, चमगादड़, बिलार वो सब खाता है, तो क्यों इसी समय कोरोना को लेके चमगादड़ का नाम बदनाम हो रहा है? वह तो उन लोगों की खान पान की परंपरा रही है, चमगादड़ खा जाना, कुकुर खा जाना, बिलार खा जाना, चाइनीज को। तो इस समय जो है कोरोना चमगादड़, जबकि मेरा मानना है कि चमगादड़ हमारे समाज के लिए, पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत ही जरूरी जीव है। हम तो बहुत बड़े बड़े राजस्थान में महल होते होंगे, बिहार में जो है बगीचा है, मड़ई का घर है, छोटे छोटे ईंट का जो है जगह रखा हुआ है, उसके अंदर जो है चमगादड़ उल्टा लटके हुए दिखाई देते हैं दिन में। और बचपन में हम लोग उसे पकड़ कर भी लाते थे, बहुत सारे क्षेत्र में उसको पका कर भी लोग खा जाते थे। आज जिस चमगादड़ की बात हो रही है, जो शाकाहारी नहीं है उसे खा जाता था, कुछ नहीं होता था। लेकिन आज जो है पूरे संसार में कोरोना चमगादड़ लाया, वुहान लाया। मेरा मानना है कि जब जब हम प्रकृति के साथ जब हम इस समष्टि को नुकसान पहुंचाएंगे, इस तरह की भावाया स्थिति होगी। क्या लिखा है? हेलो जी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल आ रही है कृपा शंकर। आज का विषय है कि कोरोना के वजह से परिस्थिति जो है, संतुलन जो है, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पूरे भारत का नहीं, हम बिहार का बताएंगे। हमारे भागलपुर के साथी हैं, छपरा के साथी हैं, और हमारे पड़ोस में सीमा जी हैं उत्तर प्रदेश से। हम लोग के यहाँ तो कोरोना का बहुत अच्छा मतलब प्रभाव पड़ा। सबसे अच्छा प्रभाव यह पड़ा कि हर साल जो बाढ़ से हमारे यहाँ दहतर हो जाता था, जिसको अंग्रेजी में आप फ्लड कहते हैं, फ्लड आ जाता था। लेकिन आज उस नदी में मछली जो है पानी में देखने के बाद दिखाई दे रही है कि खूब तैर रही है, मगर मच्छ जो है नदी के किनारे आकर धूप सेक रहा है। पशु पक्षी, बिहार का प्रांतीय पशु जो है गौरैया है, जो विलुप्त हो गई थी, वह जो है आज चहचहाने लगी है। तो कोरोना काल में, लॉकडाउन में पर्यावरण पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा, जिसका वजह है कि उत्पादन बढ़ेगा, फल बढ़ेंगे। आम का सीजन, लीची का सीजन बिहार में खूब चल रहा है। लीची आप सुने होंगे, बिहार के मुजफ्फरपुर का बड़ा ही मशहूर है, और शाही लीची जो है और मशहूर है। उसका पैदावार जो है बिना
कोई रासायनिक खाद दिए इतना फरा है कि लगता है कि पेड़ की डाली टूटकर गिर जाएगी। आम का भी वही स्थिति है। तो जो विषय आपने रखा है पर्यावरण संतुलन और पर्यावरण पर प्रभाव, तो मेरे समझ से बिहार में पर्यावरण पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है। और मेरा भी मानना है कि 6 महीना साल भर पर 2-3 दिन लॉकडाउन सरकार को कर देना चाहिए कि सब लोगों को बीपी, शुगर, हाइपरटेंशन से दूर रहेंगे और प्रकृति का भरपूर आनंद लेंगे। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। मानसिक पर्यावरण भी सब लोगों का ठीक रहेगा। मैं प्रोफेसर डीसी सारण साहब को इनवाइट करता हूँ। आप ज्योग्राफी के प्रोफेसर रहे हैं और ज्योग्राफी और प्रकृति जो पर्यावरण है जुड़े हुए विषय हैं। प्रोफेसर डीसी सारण साहब, मैं आपके माइक को अनम्यूट कर रहा हूँ। जी जी सारण साहब। सब साथियों को नमस्कार जी। और आज का विषय जो है वो मेरे जीवन अनुभव के बहुत निकट का है, इसलिए बहुत कुछ है कहने के लिए। लेकिन क्योंकि हमारे बीच में विशेषज्ञ हैं, हमारे बीच में विशेषज्ञ हैं बोरा साहब और सिंगल साहब, एक बात मैंने महसूस करी है भूगोल का होने के नाते, जब मैं धरती के नक्शे को देखता हूं तो जो गरीबड़े और विकासशील देश हैं वहां कोरोना का उतना असर नहीं है जितना विकसित देशों में है। क्योंकि दाऊलाल जी इसके विशेषज्ञ हैं, एक तो इनसे ये सवाल रहेगा, थोड़ी जिज्ञासा रहेगी। दूसरी बात ये कि एक चिंता तो दूर कर दी दाऊलाल जी ने, लेकिन दूसरी एक चिंता कर दी। चिंता दूर तो ये कर दी कि ये जो जिसे अपन चमगादड़ वाली बात कर रहे हैं ये बहुत फैल गई, इसलिए लोग थोड़ा सा इस पर आशंका, इससे डरने लग गए थे। दूसरी चिंता ये कर दी कि जो पालतू जानवर हैं, पेट्स हैं, इनसे भी अगर फैलना शुरू हो जाता, बड़ी चिंता का कारण है। भारत की जो आधी से ज्यादा आबादी है जो खेती और पशुधन उत्पादन में लगी हुई है, वो संभव ही नहीं है कि उनसे दूर रह सके। तीसरी बात, जहां आप बैठ के ये कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं वहां से झुंझुनू का मोडा पहाड़ दिख रहा है, यह आज की शेखावाटी के अखबारों की खबर है। जी, जैसे बिल्कुल जालंधर वाली, हाँ, जालंधर वाली बात आई थी ना जी। ठीक इसी तरह से आज से 30 साल पहले मुझे याद पड़ रहा है कि हर की पौड़ी से हिमालय की ऊंची जो बर्फीली चोटियां हैं वो दिखती थी, और बाद के दिनों में जब गए तो नहीं दिखी। और मैं समझ करूंगा, इतने विशेषज्ञ बैठे हैं, समझ करूंगा इस रूप में कि मुझे तो लगता है इस कोरोना से थोड़ा प्यार सा हो गया। लोगों ने अपने घरों को इतना सुसज्जित कर लिया कि घरों का पर्यावरण जब अच्छा हो गया, पूरे देश के जब लोग इतने दिन रहे लॉकडाउन में, तो घर का कोना कोना साफ कर लिया और पेड़ पौधे, और हर घर से ऐसे समाचार आ रहे हैं, साथी लोग जो हैं वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो कोरोना के बाद की स्थितियां जो हैं वो तो बहुत ही अच्छी हो। हम लोग जो है 1980 के दशक में, जैसा कि सिंगल साहब कह रहे थे, खासकर जो रियो डी जेनेरियो में जो हुआ था ये पर्यावरण का अर्थ सम्मेलन, शायद धरती सम्मेलन हुआ था वो, उसके बाद से हमने पर्यावरण पर जो भी पढ़ा बड़ा चिंताजनक था। बहुत सारी चिंता की खबरें बढ़ती चली गई, और इस इंतजार में थे, पारिस्थितिकी विज्ञान के, पर्यावरण विज्ञान के लोग इस इंतजार में थे और निराशा के लेवल पर थे कि शायद ये नहीं हो पाएगा। लेकिन इस कोरोना ने बहुत कुछ ठीक कर दिया। अंतिम बात मेरी ये है समाप्त करते हुए कि जब दिल्ली में वो लॉकडाउन मान लीजिए, उसे वाहनों का एक दिन चलना बंद और दूसरे दिन दूसरे तरह के वाहन चलेंगे, उस वक्त शायद कहीं न कहीं इनर में कहीं न कहीं ऐसी फीलिंग, ऐसी ये चीजें आ रही थी। और अब लॉकडाउन जो है वो बच्चे के जबान पर है, और सभी लोग कह रहे हैं कि इसको एकदम नहीं खोला जाए,
और इसको मैनेज किया जाए, मैनेज करके चीजें जो है आगे तो सब अच्छा हो पारिस्थितिकी में। तो कुछ सवाल भी थे, कुछ जिज्ञासा भी थी, कुछ मेरी बात का वो एडिशन भी था। खास तौर पर मैं दाऊलाल जी से ये जानना चाहूंगा कि जो पालतू पशु जो हैं, उन पशुधन के साथ जो लोग रह रहे हैं, भेड़ बकरियों के साथ, गाय भैंसों के साथ, उनके लिए तो कोई चिंता का समाचार नहीं है ना? जी दाऊलाल जी साहब। सारण सर नमस्कार। जी सर। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमें किसी भी मवेशी पालतू जानवर उनके प्रति कोई भी रखने की मतलब जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके अंदर जो है वो नहीं होगा। और मैंने आपको पहले भी कहा है, भारत के अंदर ऐसी स्थिति अभी तक नहीं आई है। और जो यूएस के अंदर इतनी मास लेवल के ऊपर जो ट्रांसमिशन जो है वायरस का हुआ है, आपने अभी बड़ी अच्छी सी बात बोली, क्योंकि मैं भी झुंझुनू से संबंधित हूँ अभी भी, और बहुत लंबे समय तक रहा हूँ। और आपने जिस मोडे पहाड़ की बात करी, तो मैंने एक दिन किसी से पूछा कि भाई मोडा पहाड़ है क्या, तो उन्होंने बोला कि एक पहाड़ है जिसको तोड़ने लग गए लोग, तो उसको मोडा पहाड़ कहने लग गए। तो एक बार बघेरा भी इस पर आया और वो सारे थे। जरूर हर की पौड़ी से जो हिमालय का पहाड़ था वो दिखना दूर हो गया, दुर्लभ हो गया था, लेकिन आज इस कोरोना के कंडीशन के ऊपर शायद हम प्रकृति के पास में आ गए और हमें सब कुछ दिखने लग गया कि हमारी प्रकृति कैसी दिखती है, चाहे मोटा पहाड़ हो चाहे हिमालय हो। लेकिन जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सारी चीजें जो है प्रकृति के पास में आना, ये हमारे आपका एक दूसरा क्वेश्चन था कि जो विदेशों के अंदर क्यों जो ऐसी स्थिति जो थी उनको जो इतनी ज्यादा खराब स्थिति थी वो देखने के लिए मिली। विदेशों के अंदर हमारा जो खान पान है भारत का, उससे बहुत अलग है। हम अपने प्राकृतिक खान पान के अंदर, हमारा जो भारतीय कल्चर है उसके अंदर हम लोग अपने जो खाने पीने की चीजें जो हैं वो इतनी ज्यादा वेदों पर आधारित हम लोगों ने कर रखी है कि हमारी इम्यून सिस्टम ऑलरेडी डेवलप है। और यही कारण है कि न केवल भारत के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के भी हमारे पास में डाटा रोज आने लगे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर और भारत के अंदर और हमारे जो हमारा समान प्रकार का खान पान है, हमारी जो कह सकते हैं कि आयुर्वेद के आधार पर हमारी जो भोजन की प्रणाली है, उसकी वजह से हमारे भारतीयों के अंदर की क्षमता बहुत ज्यादा जो है लड़ने की, किसी भी वायरस पर लड़ने की जो है वो है। आज की वैज्ञानिक ये कहते हैं कि विटामिन सी, हम लोग तो रोज विटामिन सी लेते ही हैं, तो डेफिनेटली हमारे अंदर उनसे कहीं गुना ज्यादा हमारे अंदर है। और यही कारण है कि हम लोग आज इस इफेक्ट से बहुत बहुत पीछे हैं। हमारे गांव आज भी शुद्ध है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी वायरस जो है वो नहीं देखने के लिए। जी जी बिल्कुल आपने सही फरमाया। हमारे साथ में है पोदार कॉलेज से डॉक्टर विक्रम जाखड़ जी हैं। विक्रम जाखड़ जी, पर्यावरण, पारिस्थितिकी संतुलन और कोरोना काल, किस रूप में आप इसको देख रहे हैं जाखड़ साहब? मैंने आपके माइक को अनम्यूट हेलो हेलो जी हेलो हाँ बोलिए जाखड़। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। हाँ, सबसे पहले तो सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि अच्छा टॉपिक पे अपन सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कोरोना काल के कारण जो भी लॉकडाउन हुआ है, इससे न केवल है, सामाजिक संतुलन भी बढ़ा है, मानसिक संतुलन भी बढ़ा है सभी लोगों का, और समाज में जो जी आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है जाखड़ साहब। जी मैं इस विषय को जी जाखड़, हाँ जाखड़ जी बोलिएगा। लॉकडाउन इसमें तो कि हमारा मजबूत है, जैसे बहुत बड़े साइंटिस्ट भी कहते हैं बहुत बड़ी कि वो आने वाले टाइम में उसका कितना नुकसान हो सकता है उसका कोई आकलन नहीं कर रहे थे वो लोग। तो नो डाउट इससे वो ओजोन परत का जब एक बहुत डिस्टेंस पर जो इसका पॉजिटिव इफेक्ट आया है इसका, इस लॉकडाउन का, तो नो डाउट यहाँ अपने जो अर्थ है
बहुत ही सकारात्मक इफेक्ट इसका देखने को मिल रहा है। और जैसे दूसरा अपन ये देखें कि अभी अपन लॉकडाउन के कारण अपने एक आत्मनिर्भर हो। जी जी, आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब आ रही है। मैं अभी चलता हूँ हमारे जो माननीय मोहन सिंघल साहब की तरफ। सिंघल साहब, अभी जो चर्चा हुई हो रही है। जी जी, जी जाखड़ साहब बाद में वापस आते हैं आपकी तरफ। जी जी, जाखड़ जी, आपका माइक सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो रखा है। मेरी समझ शायद 2 माइक आपने नजदीक से चला रखे हैं, इसलिए उनका डिस्टरबेंस हो रखा है। मैं सिंघल साहब से निवेदन करना चाहूंगा। सिंघल साहब, अभी जो चर्चा हो रही है उस चर्चा को आपका जो ब्रह्मा कुमारीज का शांति का संदेश है, जो एक अच्छेपन के लिए बात करते हैं, लोग धैर्य की बात करते हैं, किस रूप में लिया जाना चाहिए पर्यावरण के इस बदलते स्वरूप को और लोगों के मन की शांति को लेकर? सिंघल साहब। हेलो सिंघल साहब, मेरी आवाज आ रही है? हेलो साहब का माइक। जी, विक्रम जी, आप अपने माइक को जो है वो म्यूटेट कर लें। चंदन जी, आप भी कर लें। जी सिंघल साहब। मेरी आवाज अचानक से आवाज मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी, चंदन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? सर बोलिए मैं ये चंदन जी। हेलो जी सर, ये निवेदन कर रहा था मैं, ये जो कोरोना काल में अपन इकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात कर रहे थे, जी इसमें सबसे बड़ी जो चीज थी, अभी पूरे वक्ताओं ने भी बताया कि इससे जो है हमारा जो परिस्थिति तंत्र जो है उसमें सुधार हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि भारत जो है वो गांव में बसता है, जी और जो लोग एक अंधाधुंध शहरों की तरफ भाग रहे थे वो धीरे धीरे वापस गांव की तरफ जाने में प्रयास रहता है, इन दिनों में देखने को लगता है। तो मेरे हिसाब से ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है इस माहौल में। डेफिनेटली। जी सिंघल साहब। हाँ जी, तो मैं ये सोच रहा था कि भौतिक स्तर के साथ साथ थोड़ा आध्यात्मिक और मानसिक स्तर पर भी ये चर्चा होती रहे, क्योंकि जीवन के अंदर इसका बहुत गहरा पहलू है। मुझे याद आता है कि कितनी बार ऐसा होता है कि हमारा मानसिक स्तर की चर्चा एक सॉल्यूशन बन जाती है भौतिक प्रॉब्लम्स के लिए। फिर चाहे पिछली बार ये सुनामी आई थी, चाहे कभी अर्थक्वेक हम लोगों को पढ़ाया गया था, आप सब जानते भी हैं कि इवन जानवरों के अंदर भी सिक्स सेंस होता है। और जैसे ही सिक्स सेंस, कभी अर्थक्वेक आता है, कभी कोई बात डिस्टरबेंस की होती है प्रकृति के 5 तत्वों के अंदर, तो मनुष्य उसको रीड नहीं कर पाता, लेकिन जानवर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल जो है वो प्रकृति के ज्यादा निकट है। आज हमारा लाइफ स्टाइल थोड़ा प्रकृति से ज्यादा दूर हो गया है, तो हम सिक्स सेंस को एक्चुअली ऑपरेट नहीं कर पाते और समझ नहीं पाते। तो एक तो मेरा हम्बल सजेशन ये रहेगा कि हम अपना लाइफ स्टाइल को प्रकृति के भी निकट लाते रहें, जिससे कि हम सिक्स सेंस जो प्रकृति हमें मैसेज कन्वे करना चाहती है, उस मैसेज को एक्सेप्ट करके, संभल करके उसके अनुरूप अपना जीवन ढाल सकें। तो ये भौतिक कई समस्याओं के एक सॉल्यूशन के रूप में हम सबके सामने रहेगा। मेरा ये एक हम्बल सजेशन है। जी जी जी, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। जी थैंक यू सिंघल साहब। हमारे साथ में मधु वर्मा जी, डॉक्टर मधु वर्मा जी, आप इस पे कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं आपके माइक को अनम्यूट कर रहा हूँ। जी जी सर।
आप इससे जो पर्यावरण और ये स्थितियां हैं, किस रूप में आप इनको ले रहे हैं? आपने अपने माइक को वापस, हाँ बोलिए। हाँ, नमस्कार सर। जी नमस्कार। हेलो। हाँ मैं डॉक्टर मधु वर्मा, मैं साहित्य की विद्यार्थी हूँ सर। तो इसलिए आप लोगों की तरह तो मैं नहीं बता पाऊंगी इतना, लेकिन जैसा देख रही हूँ कि पर्यावरण में जो शुद्धता इस समय मुझे दिखाई दे रही है, साफ दिखाई दे रहा है आसमान, तो निश्चित रूप से साहित्य के लिए एक नया मोड़ होगा ये। तो सर मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी। जी बाकी जी आप जी लोगों जी को सुनना मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग जी लगेगा, क्योंकि मैं जी। ज्यादा इस हमारे विषय में साथ ही नहीं जानती। सीमा जी जयपुर से हैं। सीमा जी, आप कुछ इस पर अपनी बात कहना चाह रहे हैं? सीमा जी। सबको नमस्कार। हेलो। जी बोलिएगा। हाँ हाँ सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे सारंग सर ने बताया, अभी सिंगल सर ने बताया और दाऊद दयाल जी सर ने हमें बताया, बहुत सारी अच्छी बातें बताई। उसमें ये था कि प्रकृति, निश्चित रूप से प्रकृति में सुधार हुआ है। तो मुझे लगता है कि अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी प्रकृति के प्रति, कि गंगा को हमें साफ करने में, मतलब हम कर ही नहीं पाए जिस गंगा को साफ, और वो अपने आप ऑटोमेटिक साफ हो रही है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि अब हम उसको किस तरह से साफ सुथरा रख पाएंगे। प्रकृति जो निखर के बाहर आई है, उसको हम किस तरह से वापस निखार पाएंगे, हमें इस ओर भी चिंतन करना पड़ेगा। और हमारी जिम्मेदारी अब ज्यादा बढ़ जाएगी कि जिस प्रकृति को हम नहीं बना पा रहे थे, इतने सम्मेलन हो रहे थे, देश इकट्ठे होकर कुछ न कुछ बातें कर रहे, तो अब ये समस्या हमारे सामने एक रहेगी कि अब हम इसको, जो चीज अच्छी हो चुकी है, हम उसको अच्छा बनाएं। और जहां तक भारत की बात है, कि जैसे अभी आया कि हम सबको जो जी आपका आवाज जी जी बोलिए। निश्चित रूप से सर उसमें, हाँ सर, सुधार आया है। तो भारत की तो एक हमेशा से पॉलिसी थी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, है ना। सब सुखी रहें, सब अच्छे रहें, हम इस तरह की कुछ कामना करें। नैतिकता हमें निश्चित रूप से इस कोरोना काल ने बहुत कुछ सिखाया, तो हम इसको अब बनाकर रखें, ये बड़ी जिम्मेदारी हमारी रहेगी सर। जी डेफिनेटली। हमारे साथ कुसुम लता जी। कुसुम लता जी, आप इस बात को किस रूप में देख रहे हैं? कुसुम लता, मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी सीमा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। सीमा जी आप प्लीज अपना बात पूछिएगा। सीमा जी, सीमा श्रीवास्तव। हाँ, वॉइस मिल रही है आपको? जी जी आवाज आ रही है। हेलो। जी आवाज आ रही है। ये जी जी। हाँ अनिल बोलिए। जी से मेरा एक सवाल है। जी अनिल जी, जैसा कि बता रहे हैं, मतलब अभी भी सब लोगों ने, हम लोगों ने भी देखा कि पर्यावरण को बहुत फायदा हुआ है इस लॉकडाउन से। भले ही अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ हो, जीवन में हुआ हो, मगर कहीं ना कहीं प्रकृति ने अपने आप को बहुत साफ किया है। और जो ये एक सवाल आ रहा है कि गंगा नदी जो हमारी लाइफलाइन है, वो भी काफी साफ हो चुकी है। तो माना यह जाता है कि न सिर्फ एक पौराणिक नदी है, बल्कि इसमें जो वायरस होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, उनको भी समाप्त करने की एक अद्भुत शक्ति है। तो क्या जब ये नदी अब फिर से साफ है, फिर से लाइफलाइन के साथ बहने को तैयार है, तो इसके पानी का जो इफेक्ट है, वो इस कोरोना या और तरह के जो वायरसेस फैले हुए हैं, उनको नष्ट करने में पर कितना पड़ेगा? जी अनिल जी साहब, आपके लिए प्रश्न है कि जो नदियों का पानी और ये है, वो कितना लाभ देगा? जी खासतौर से गंगा। मेरा बिल्कुल मेरा यह मानना है कि इससे जरूर जो शुद्धता, जो जल स्तर की जो विजिबिलिटी, उसके अंदर जो जीव थे उसके लिए भी सही हुआ है, ह्यूमंस के लिए भी सही हुआ है। और लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी जब हम इसको साफ नहीं कर पाते, आज ये नेचुरली बिल्कुल साफ हुआ है। और उसके जो पॉजिटिव इफेक्ट्स है, जो भी, हालांकि
कोरोना को लेकर मैं इस पे कुछ बात नहीं कह पाऊंगा कि कोरोना वायरस को ये ट्रीट कर सकता है नहीं कर सकता है, लेकिन जितने भी जब भी जल और ये शुद्ध होता है तो पॉजिटिव उसके जितने भी मिनरल्स वगैरह और बहुत सारी चीजें उसके अंदर नेचुरली उसके अंदर होती हैं और वो जरूर अपना अच्छा इफेक्ट जो होता है वो उसमें जरूर देते हैं। जी जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्या जो आप गंगा एक किनारे एक लोग एक चीज मेरा और कहना था सर। हेलो जी जी बोलिएगा। हेलो जी बोलिए अनिल जी। मेरा एक इसमें और कहना था, आप देखते होंगे कि गंगा हो चाहे कितनी भी नदियां होती हैं, उन नदियों के साथ में उसकी कुछ छोटी छोटी अलग से निकली हुई ट्रिब्यूटरीज या आप देख सकते हैं। तो उसमें आपने जरूर ये देखा होगा कि वहां पे उनके अंदर बहुत ज्यादा सिल्ट होता है, गंदगी और जो हैवी मेटल्स हैं ये सारा आप देखते हैं। और उसमें आपने पशु पक्षियों को आपने उसमें से पानी पीते हुए उसमें से, और जो जितना सीवरेज है वो सारा भी आपने देखा होगा, काफी सारा सीवरेज उसके अंदर जाता है, बहुत बुरी हालत उसकी हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि नामीबिया जैसा जो डेजर्ट एक कंट्री अफ्रीका का, उसमें पानी को पूरी तरह से ट्रीट करके और वापस उसको पीने लायक बनाया है। तो जब एक छोटा सा कंट्री वो काम कर सकता है, तो हम हमारे पानी क्यों नहीं शुद्ध, और हमारा पानी नेचुरल शुद्ध हो रहा है तो हम उसका ध्यान रखना, हमारा जितना भी वेस्ट मटेरियल है कम से कम नदियों तालाबों में ना जाए। ये मेरा एक मैसेज है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने अनिल जी साहब। हमारे साथ डॉक्टर सत्यनारायण झाझड़िया जी भी हैं। झाझड़िया साहब, आप ये पारिस्थितिकी संतुलन और इसको किस प्रकार से आप ले रहे हैं? सर सबसे पहले मेरा नमस्कार। मैं तो दो ही बात कहना चाहूंगा जी। एक तो जो यूथ था जो ज्यादा टेक्नोलॉजी में विश्वास करता था और हमारी जो संस्कृति थी उसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, तो निश्चित रूप से कोरोना जो बीमारी है वो बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी फायदा हुआ है कि उन नए यंगस्टर को हमारी संस्कृति के बारे में बहुत अच्छी तरह ज्ञान हुआ है। और दूसरा, प्रकृति ने ये साबित कर दिया कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, सर्वशक्तिमान मैं हूँ, इसलिए मेरे को बचा के रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो इसके बहुत ही विनाशकारी परिणाम होंगे। धन्यवाद। जी डेफिनेटली। हमारे साथ परवेश जी साहब भी हैं। परवेश जी साहब, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो आप इसमें कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? परवेश जी साहब, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। और जी परवेश जी। दिग्विजय सिंह जी जयपुर से हैं हमारे साथ में। दिग्विजय सिंह जी, आप इस पर कुछ जी। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सिंह साहब जी, आ रही है। अच्छा, तो बहुत बहुत अच्छा लगा सबके साथ बातचीत करते हुए। और हमारे मोहन भाई जी जो है उन्होंने बहुत अच्छी बात की, डॉक्टर साहब जो है उन्होंने भी बहुत अच्छी, सबके साथ कृपा शंकर जी है, उनकी कृपा भी बहुत अच्छी हो गई हमारे ऊपर। जी जी जी। तो काफी अच्छा लगा। लेकिन एक ही मुझे जाते जाते बोलना है कि जो हमने पर्यावरण के बारे में बातचीत की, पर्यावरण तो बहुत अच्छा हो गया है, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि सब वक्ताओं ने बताया कि कैसे पर्यावरण में सुधार आ गया है। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये सब पर्यावरण है प्राकृतिक, लेकिन मानसिक प्रदूषण जो है, मानसिक, उसको अगर पर्यावरण ठीक करे तो उससे बहुत सुधार आएगा, क्योंकि उसका असर प्रकृति के ऊपर भी पड़ता है। जैसे हमने उदाहरण दिया था, जापान के जो साइंटिस्ट है उन्होंने प्रयोग भी किया था, एक्सपेरिमेंट किया था कि जो संकल्प हमारे होते हैं वो पानी के ऊपर उसका असर हो जाता है, वो आपने देखा होगा। तो हम कम से कम सब लोग, अगर क्वारंटाइन की बात चल रही है तो कम से कम दिन में 1 घंटा क्वारंटाइन करें खुद को। खुद को क्वारंटाइन करने का मतलब है अंदर चले जाए, भीतर चले जाए, जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं, भीतर चले जाए और प्रकृति को योगदान दे, पर्यावरण को योगदान दे कि ये सब कुछ है, अच्छा हो रहा है। अगर हम अच्छा अच्छा करके बात करेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हमारे अभी फिलहाल क्या है, हम सब नजर हमारी है स्कोर के ऊपर, नजर हमारी है निगेटिविटी के ऊपर।
उसके बजाय अगर हम मन में सोचे कि सब अच्छा हो रहा है, कुछ नहीं, एवरीथिंग इज गुड, तो अच्छा होगा। इसलिए पर्यावरण, मानसिक जो है प्रदूषण, जी, उसको भी मानसिक पर्यावरण में परिवर्तन बहुत जरूरी है। बिल्कुल आपने सही कहा। बलवेश जी साहब हमारे साथ पुणे से हैं, हमारे साथी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी जी जी हाँ नमस्ते, मैं संजय चांदे। जी हाँ, संजय चांदेकर सबको मेरा प्रणाम। और कोरोना की पुणे में जो स्थिति है वो बहुत ही चिंताजनक है। पुणे इज नोन फॉर इट बेस्ट एटमॉस्फेयर। पुणे एंड बेंगलोर ऐसे दो शहर है भारत में जो जिसका एटमॉस्फेयर जो है, जिसका वातावरण है, आबो हवा जो है वो बहुत अच्छा कहा जाता था। लेकिन क्या हो रहा है कि गए 25, 40, 50 साल में यहाँ की पॉपुलेशन, आबादी इतनी बढ़ गई है क्योंकि इसका नाम सुनते हवा, आबो हवा अच्छी है सुन के इतना क्राउड हो गया है यहाँ पे, इतनी क्राउडी लोकेशंस हो गई है अब कि उसकी वजह से यहाँ कोरोना का प्रादुर्भाव भी थोड़ी सी तेजी से हो रहा है। और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 6,000 आंकड़ा क्रॉस हो चुका है, 5,000 आंकड़ा क्रॉस हो चुका है मुंबई में, और 1,000 से भी ज्यादा पुणे में है कोरोना बाधित रुग्ण, और मौतें भी 100 से ज्यादा हो गई है। और काफी चलन वलन में भी मुश्किलें थोड़ी सी आ रही है। लेकिन ये डिजिटल पास, पुलिस पास की वजह से हम थोड़ा सा कुछ जरूरी कामकाज अगर हो तो घूम जाता है। जैसे अभी किसी ने कहा, शायद बर्वे साहब ने कहा कि प्रकृति ने हमें एक सबक सिखाया। झाझरिया साहब ने भी कहा कि प्रकृति ने हमें सचमुच सबक सिखाया है, और हम प्रकृति के नजदीक अपनी जो जरूरतें जो है उसको कम करके बिल्कुल एक सीधी सादी जिंदगी अगर हम जिए तो आगे आने वाला समय जो है, डिफिकल्ट समय में, ये हमारी आदतों से हम हमेशा मजबूर होते हैं, तो हमारी आदतों को चेंज करना पड़ेगा, और आदतें हमें थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी, थोड़ी सी क्या बल्कि भरपूर बदलनी पड़ेगी, ऐसे मुझे लगता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये कोरोना संकट से जल्द हमें मुक्ति दे दे। बिल्कुल धन्यवाद। संजय साहब आपने बड़ी अच्छी बातें बताई, और कि आदमी को बदलना ही होगा ताकि हम इस तरह की जो चीजें हैं जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के कारण हमें मिली हैं उन पे कुछ लगाम लग सके। दिग्विजय सिंह जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? दिग्विजय सिंह जी। हेलो, हाँ जी नमस्कार सर, सबको मेरे नमस्कार। जी नमस्कार जी दिग्विजय सिंह साहब। मैं तो सिर्फ इतना निवेदन करूंगा कि इसमें केवल प्रिकॉशन ही क्योर है, और कोई उपाय अपने पास हो तो आप बताएं। सबकी बातें सुनी, बहुत अच्छा लगा। जी बिल्कुल आपने ठीक बात कही। मैं 1 मिनट के लिए समय दूंगा दाऊलाल जी को। दाऊलाल जी, इस बात को आप जो चमगादड़ के कारण इस पे कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा ये बातें हुई, और उस पे मैं बोलना चाहूंगा, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कंक्लूडिंग 1 मिनट में अपनी बात को दाऊलाल जी। सर, मैं मेरी बात को जरूर कंक्लूड करना चाहूंगा कि बैट से ये वायरस जो है वो इस वायरस और बैट्स को कोरिलेट करके ना देखें। ये जितना कोरोना इम्पोर्टेंट है उससे कहीं गुना ज्यादा हमारी बैट्स इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और हमें हर प्रजाति को देखना पड़ेगा, न केवल बैट्स को, बर्ड्स को भी देखना पड़ेगा, हमारे जो लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है उनको भी देखना पड़ेगा, और स्पेशली हम लोग किसी जानवर पर प्रत्यारोपित न करते हुए प्रकृति के साथ में रहना सीखें, और यही जानवर जो है वो हमारे लिए लाभदायक हो सकते हैं। जी आपका खूब धन्यवाद। सभी ने खूब अपना कीमती समय इस बहस को दिया। आपका खूब धन्यवाद। अगले विषय के साथ में हम 1 तारीख को ठीक 5 बजे 5:25 पर फिर मिलेंगे, और उस दिन होगा कि हम मनोवैज्ञानिक दबावों में, डिप्रेशन में कैसे आ जाते हैं, और उन डिप्रेशन को हम कैसे नियंत्रित करें। हमारे साथ इस विषय पर विशेषज्ञ होंगे, और सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि मैं उसका जो हम बातचीत करने का जो लिंक है वो सभी के साथ शेयर करूंगा। निश्चित रूप से 1 तारीख को फिर मिलेंगे। आप सभी ने समय दिया, इतनी अच्छी बहस रही, आपका खूब शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। जी आपको सभी को मेरा नमस्कार। सबको धन्यवाद, थैंक यू। जी नमस्कार। थैंक यू।